नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो इतिहास की मोटी मोटी किताबों से कहीं आगे जाती है। सोचिए, एक ऐसी जमीन जो कभी किसी और के अधीन थी, उसने कैसे अनगिनत संघर्षों से गुजरते हुए न केवल अपनी आज़ादी छीनी, बल्कि एक ऐसा गणतंत्र खड़ा किया जिसकी अपनी एक बहुत ही मजबूत और अलग पहचान है। आज के इस सफर में हम भारत के उसी शानदार सफरनामे को जिएंगे। हम जानेंगे कि कैसे दशकों की लंबी लड़ाई ने इस महान देश की नींव रखी और कैसे इसके प्रतीकों और महान हस्तियों ने इसके भविष्य को आकार दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक राष्ट्र एक औपनिवेशिक भूमि से उठकर अपनी अग्रणी उपलब्धियों वाला गणतंत्र कैसे बन जाता है। जाहिर है, ये कोई जादू नहीं था और न ही रातों रात होने वाला कोई चमत्कार। इसके पीछे पीढ़ियों का बलिदान, खुद की पहचान गढ़ने की एक जिद और हर मोर्चे पर आगे बढ़ने का अथक प्रयास शामिल था। आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के जरिए ढूंढेंगे। आज की इस चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम आज़ादी की उस लंबी लड़ाई को देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय पहचान कैसे बनाई। उसके बाद हमारे राज्य चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम के गहरे अर्थों को डिकोड करेंगे। और आखिर में भारत के उन अग्रदूतों की बात करेंगे जिन्होंने देश में सबसे पहले नए रास्ते बनाए। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, स्वतंत्रता की ओर हमारी यात्रा। एक ऐसा अध्याय जिसने आधुनिक भारत की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1857 से। उस साल जो चिंगारी भड़की ना, उसने पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। भले ही उसे दबा दिया गया, लेकिन वो आग कभी बुझी नहीं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने इस संघर्ष को एक मंच दिया। फिर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की लहर दौड़ गई। और 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो काला दिन। सच कहें तो इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था और आज़ादी की आग को और भी तेज कर दिया। लेकिन पता है, कुछ ही सालों में ये लड़ाई सिर्फ चंद लोगों की नहीं रही, ये एक विशाल जन आंदोलन बन गई। 1920 का असहयोग आंदोलन देखिए, जहां विदेशी चीजों का पूरी तरह बहिष्कार किया गया। फिर 1930 का वो मशहूर दांडी मार्च। सोचिए, महात्मा गांधी ने सिर्फ मुट्ठी भर नमक उठाकर ब्रिटिश कानून को कितनी बड़ी चुनौती दे दी थी। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद 1931 के गांधी इरविन समझौते और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने इस लड़ाई को और भी राजनीतिक रूप दे दिया। अब पूरा देश एक साथ खड़ा था। और फिर आया आखिरी दौर। 1942 में करो या मरो की गूंज के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। अब अंग्रेजों के लिए यहां टिकना लगभग नामुमकिन हो गया था। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 1946 का कैबिनेट मिशन, फिर जून 1947 में माउंटबेटन योजना और आखिरकार अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। भारत आज़ाद था, लेकिन अब एक नई और बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। एक राष्ट्र के रूप में खुद को परिभाषित करने की चुनौती। यहीं से हमारा दूसरा पड़ाव शुरू होता है, भारत की पहचान तय करना। आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन एक नव स्वतंत्र राष्ट्र को उन प्रतीकों की जरूरत थी जो उसकी संस्कृति और उम्मीदों को दिखा सकें। जरा सोचिए, संविधान सभा के सामने ये कितना बड़ा काम रहा होगा। आज़ादी से ठीक पहले 22 जुलाई 1947 को हमने अपने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। और फिर गणतंत्र बनने से बस 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जन गण मन हमारा राष्ट्रगान बना और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इन प्रतीकों ने पूरे देश को एक आवाज दी, एक धड़कन दी। लेकिन पहचान सिर्फ झंडे या गीत से थोड़ी बनती है ना? इसमें हमारी जमीन, हमारा पर्यावरण भी शामिल है। इसीलिए शक्ति का प्रतीक बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु बना। भव्यता दिखाने वाला मोर राष्ट्रीय पक्षी चुना गया। कीचड़ में खिलने वाला कमल हमारा राष्ट्रीय फूल बना। वहीं जीवनदायिनी गंगा को राष्ट्रीय नदी और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ये सब हमारी उस समृद्ध प्रकृति को दर्शाते हैं जो हमेशा से भारत की रगों में बसती है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो बेहद दिलचस्प है, हमारे राज चिन्ह को समझना। ये सिर्फ एक सरकारी मुहर नहीं है, बल्कि प्राचीन इतिहास का एक बहुत ही शानदार नमूना है। 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना, उसी दिन इसे अपनाया गया था। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ की एक अनुकृति है। पर इसे ही क्यों चुना गया?
क्योंकि ये बुद्ध के पहले उपदेश की याद में बनवाया गया था। इसमें मौजूद शेर शक्ति, साहस और शांति के प्रसार के प्रतीक हैं। एक छोटी सी लेकिन कमाल की बात बताऊं, इस राज चिन्ह में सामने से सिर्फ 3 शेर दिखते हैं, चौथा शेर पीछे की तरफ छिपा होता है ना अद्भुत। इसके नीचे का जो गोल हिस्सा है ना, जिसे एबेकस कहते हैं, उसमें बहुत गहरे अर्थ छिपे हैं। इसमें 4 दिशाओं को दिखाते हुए 4 जानवर उकेरे गए हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। पूर्व का हाथी बुद्ध की माता के सपने को दर्शाता है। दक्षिण का बैल उस महीने को दर्शाता है जब बुद्ध का जन्म हुआ। पश्चिम का घोड़ा बुद्ध के उस घोड़े कंठक का प्रतीक है जिस पर सवार होकर उन्होंने राजपाट छोड़ा था। और उत्तर का सिंह उनके सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है। ये सब एक साथ मिलकर एक अनंत चक्र बनाते हैं। और इन सब के ठीक नीचे देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। ये कोई आम नारा नहीं है, ये प्राचीन मुंडक उपनिषद से लिया गया एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ये इस बात का ऐलान है कि भारत हमेशा सत्य और न्याय के रास्ते पर ही चलेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। अब जाहिर सी बात है, जो प्रतीक इतना ऐतिहासिक और पवित्र हो उसे संभाल कर भी रखना होगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही सख्ती से भारत के राज्य प्रतीक अधिनियम 2005 के तहत कंट्रोल किया जाता है। इसका उपयोग सिर्फ सरकारी लेटरहेड, करेंसी, पासपोर्ट या संसद जैसी प्रमुख इमारतों पर ही हो सकता है। ये कानून इसलिए है ताकि हमारी इस राष्ट्रीय मोहर की गरिमा और इसका सम्मान हमेशा बना रहे। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, भारत के अग्रणी प्रथम, वो असाधारण लोग जिन्होंने आजाद भारत में व्यवस्थाओं की नींव रखी। शुरुआत अगर शासन से करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के रूप में हमें पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिले। लेकिन सबसे हैरान करने वाला काम था सुकुमार सेन का, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर। सोचिए, उस समय इतने विशाल देश में पहली बार चुनाव करवाना कितना मुश्किल टास्क रहा होगा। उन्होंने इसे सच कर दिखाया। और सुचेता कृपलानी को कैसे भूल सकते हैं, जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये महिला सशक्तिकरण की तरफ एक बहुत बड़ी मिसाल थी। खेलों की दुनिया भी बिल्कुल पीछे नहीं रही। अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया, कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, और मुरलीकांत पेटकर, सच में इन्होंने भारत के लिए पहला पैरालंपिक मेडल जीतकर ये साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी शारीरिक बाधा आपको रोक नहीं सकती। अवार्ड्स और सम्मान की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता बने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया और सैन्य बहादुरी के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र मिला। इन सभी महानुभावों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्कृष्टता का एक बहुत ही ऊंचा मानदंड तय कर दिया। तो देखा आपने, कहाँ 1857 का वो संघर्ष और कहाँ आज की ये बुलंदियां। हम इस ऐतिहासिक सफर के अंत में आ गए हैं। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सवाल आपके लिए। आपके हिसाब से इस पूरी यात्रा में वो कौन सा मील का पत्थर था जिसने भारत की असली भावना को सबसे सही तरीके से परिभाषित किया? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।